नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल समर्पण एजुकेशन पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एस्टेट का एग्जाम जो है वो हो चुका है और हमने कुछ ज़्यादा क्लासें नहीं लगाई थी, लिमिट की क्लासें लगाई थी। लेकिन लिमिट की जो क्लासें लगाई थी वहाँ से आपका लगभग हमने 15 क्लासें लगाई थी, जिसमें मॉक टेस्ट भी थे, विभिन्न थ्योरीज भी थी। और उनमें से आपका जो तीनों जो लेवल आए हैं उनमें से लगभग 15-15 क्वेश्चन जो है वो आपके डायरेक्ट जो है वो, जैसा कि हमारे भले ही वो मॉक टेस्ट में हो, भले ही वो थ्योरी के अंदर शामिल हो, वहां से डायरेक्ट प्रश्न जो है वो आए हैं। तो चलिए आज जो है ये करने वाले हैं और देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन जो हमने डायरेक्ट किए थे और कहां से कौन से वीडियो में किए थे, वो सारे के सारे यहाँ पर आपको मिलेंगे। साथ ही साथ आपको जो एक आंसर की जो है वो आपको मिलने वाली है आंसर की। वैसे तो आपने चेक कर लिया होगा क्योंकि हम काफी लेट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हम जो है हमने एक प्रयास किया था। हालांकि चुनाव में ड्यूटी होने के कारण जो है थोड़ा सा समय जितना देना चाहिए था उतना नहीं दे पाए, बीच बीच में ट्रेनिंग वगैरह थी। लेकिन जितना जो हमने प्रयास किया था, एक शुरुआत की थी कंटिन्यूसली, उस शुरुआत के तहत जो हमने किया था वो प्रयास हमारा जो है, जितना प्रयास किया था उसके हिसाब से काफी हद तक हम सफल हुए हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला सवाल आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है और इसमें आप अच्छे प्रकार से देख पा रहे होंगे कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका रहती है। यानी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों की भूमिका रहती है। तो ये जो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत था, ये किसने दिया था? वाइगोट्स्की ने। पहला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। दूसरा है, दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए कौन सी शिक्षण सहायक नहीं होती? यानी ब्रेल होती है, ये शिक्षण में सहायक होती है। बोलती किताबें, फिल्म स्ट्रिप और उभरते हुए मानचित्र। तो देखिए, अगर फिल्म स्ट्रिप है तो वो दृष्टिबाधित के लिए कैसे सहायता करेगी? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फिल्म स्ट्रिप। ठीक है, अगला प्रश्न है और ये प्रश्न आपका इसमें है थोड़ा, चलिए कोई बात नहीं। चलिए, हाँ, तो वह शिक्षा जो करके सीखने को बढ़ावा देती है और सीखने के लिए विद्यार्थियों को उनके वातावरण के साथ साथ अंतः क्रिया सुनिश्चित करती वह कहलाती है। तो देखिए, जो अंतः क्रिया करेगी और करके सीखने के लिए बढ़ावा देगी तो वो विशिष्ट शिक्षा, प्रगतिशील, एकीकृत या समावेशी। तो समावेशी कौन सी होती है? समावेशी वो होती है जिसमें बालक जो है वो क्या करता है, जिसमें सभी प्रकार के बालक जो है वो होते हैं, लेकिन ये जो होती है वो आपकी प्रगतिशील होती है। ठीक है, थोड़ा सा मैं कलर इसका चेंज कर देता हूँ। चलिए, इसके बाद देखिए, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या है? समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा, ये डायरेक्ट हमने क्वेश्चन किया था। पहला क्वेश्चन जो है ये हमने किया था, उसमें जो है सिद्धांत के नाम से ही आया हुआ था। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो आपका ये भी आया हुआ है, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो समावेशी शिक्षा जो है वो क्या होती है? जो सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए शिक्षा है, दिव्यांग बच्चों के लिए, सामान्य एवं दिव्यांग बच्चों के लिए शिक्षा है और सभी के लिए। तो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, सामान्य और दिव्यांग बच्चों को एक साथ पढ़ाना क्या कहलाता है? समावेशी शिक्षा कहलाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर देखें, मार्कर का टाइम बचा, अगला है, सामाजिक अधिगम के संदर्भ में कौन सी शिक्षण अधिगम रणनीति विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है? तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको करना है कि भाई इसमें जो है वो सामाजिक अधिगम है। तो सामाजिक अधिगम करवाना, उसके लिए क्या? क्षेत्र भ्रमण है, भाषण है, प्रयोग या मानसिक उद्वेलन है। तो किसी भी सामाजिक गतिविधि है उसको सिखाने के लिए क्षेत्र भ्रमण जो है वो सबसे बेस्ट जो है वो रहने वाला सबसे अच्छा जो है उपाय हो सकता है, एक अच्छी विधि हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न नहीं है? मिलान वाले, विश्लेषण वाले, बहुवैकल्पिक और रिक्त स्थान। देखिए, वस्तुनिष्ठ की अगर बात करें तो वस्तुनिष्ठ में क्या होते हैं? जिसमें ऑप्शन होते हैं, आपके रिक्त स्थान वगैरह होते हैं। लेकिन जो आपके विश्लेषण वाले हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होते। इसमें जो है वो स्वतंत्रता रहती है किस प्रकार का जो बालक है वो उत्तर दे। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा विश्लेषणात्मक प्रश्न हो जाएंगे। और अगला प्रश्न आपका सातवां, धीमी गति के अधिगमकर्ता के लिए कौन सा शैक्षिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहीं है? देखिए, तो क्या है, धीमी गति से जो सीखने वाले हैं उनके लिए कौन सा है? त्वरण, उपचारात्मक शिक्षण, अभ्यासकारी या सहकारी शिक्षण। तो इनके लिए जो है त्वरण जो है वो क्या है? वो धीमी गति वालों के लिए उपयुक्त नहीं है। राइट आंसर हमारा पहला हो जाएगा। अगला अगर देखें, अगला प्रश्न देखें, तो जब एक बच्चे द्वारा सीखा जाने वाला पाठ लंबा और कठिन हो तथा उसमें समझ की जरूरत भी हो तो सीखने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है? विराम विधि,
पूर्ण विधि, अविराम विधि या प्रासंगिक। देखिए जब सीखे जाने वाली सामग्री लंबा और कठिन हो तो उसमें जो है ऐसे में विराम विधि जो है वो सबसे उपयुक्त होती है। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये, क्योंकि जब पाठ्य सामग्री लंबी है और जो है वो कठिन है तो उसके लिए क्या है, विराम विधि जो है वो उपयुक्त रहती है। इसके बाद में देखिए 9वां प्रश्न है। 9वां प्रश्न, किशोरावस्था में स्वीकृत सामाजिक व्यवहार पैटर्न के लिए सही कूट का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसके अंदर जो क्या है, नेतृत्व कुशलता। देखिए किशोरावस्था में सामाजिक व्यवहार, नेतृत्व कुशलता बिल्कुल, परानुभूति, अहम केंद्रिता और रूढ़िवादिता। तो देखिए क्या होता है कि नेतृत्व कुशलता होती है, परानुभूति होती है, रूढ़िवादिता होती है, लेकिन अहम केंद्रिता नहीं होती। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, बी और डी। तो ए बी डी यानी ए बी और ए सी डी। ठीक है, तो जो है इसके अंदर ए सी और डी है ना, तो सी तो जिसमें आएगा नहीं। ठीक है, तो ए बी एवं सी ये भी नहीं आएगा। ठीक है, तो रूढ़िवादिता वाला बी और सी। तो ऐसे में जो आपका रहेगा ए सी और डी, अहम केंद्रिता, तो ये तो होता ही नहीं है, अहम केंद्रिता तो नहीं है, तो सी वाला तो कट ही मानिए। तो आपका ये भी नहीं है, ये नहीं है, तो ए या बी और डी। तो देखिए बी और डी के साथ जो है इसको आप हटा देते हैं तो फिर आपका जो है बी, ए और बी वाला हो जाएगा, यानी ए और बी होता है, तो आप इसका जो राइट आंसर पहला मानेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 लेके आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अभिप्रेरणा के सिद्धांतों एवं उसके प्रतिपादकों के संबंध में सही नहीं है? तो देखिए अभिप्रेरणा के सिद्धांतों से संबंधित तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत एटकिंसन। तो ये देखिए मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है वो सबसे पहले ही आपको उत्तर मिल गया, क्योंकि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है वो मैकडूगल का है। किसका है? मैकडूगल का है। तो राइट आंसर हमारा पहला ही हो जाएगा कि मैकडूगल ने ये नहीं दिया, बल्कि एटकिंसन का जो सिद्धांत है वो कौन सा है? तो वो है उपलब्धि अभिप्रेरणा वाला। ठीक है, तो ये जो है आपका यहां से ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है वो सही नहीं है, मेल नहीं खा रहा। अगला देखिए, चलिए प्रश्न नंबर 11, निम्न में से कौन सा बुद्धि का एक क्रियात्मक परीक्षण नहीं है? बुद्धि का परीक्षण नहीं है, तो कोह का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, अलेक्जेंडर का पास एलांग और सेगुन, यानी कि इसमें जो पहला ही है कोह का ब्लॉक डिजाइन जो है ये जो है आपका बुद्धि से संबंधित नहीं है। आपका ये किससे? बुद्धि से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न अगर देखें, अगला प्रश्न आपका है निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का उत्पाद है, ये भी होता है। विकासात्मक पूरे पैटर्न जो पूर्वानुमेय होता है, यानी भविष्यवाणी की जा सकती है, बिल्कुल है। विकास रैखिक पथ का अनुसरण करता है, बिल्कुल गलत है। यानी कि आपका राइट आंसर ये हो जाएगा कि विकास के बारे में ये सिद्धांत गलत है, क्योंकि विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर भी होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए और इसके बाद में अगर देखें तो ये जो पहले वाला प्रश्न है, ये प्रश्न आपका एक आपके जो अभ्यास वाला प्रैक्टिस सेट था उसके अंदर ये आपका उसमें आया था, जो मैंने लिंक ग्रुप में डाले थे उसमें मॉक टेस्ट में। ठीक है, अब कहने के अनुसार एक शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को किस उच्चतम स्तर के अधिगम तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए? ठीक है, तो संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, नियम विभेदन। तो जो है क्या है, वो समस्या समाधान अधिगम तक जो है वो समस्या के अधिकतम समाधान तक जो है लेके जाना चाहिए। ये गहने का जो सिद्धांत है उसके अनुसार है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कार्यों का सही कूट चयन कीजिए। जो है इसको अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, तो देखिए अभिप्रेरणा बिल्कुल, अभिक्षमता, अभिरुचि, अवधान। तो देखिए ए बी सी डी चारों के चारों जो है वो इसमें अधिगम को प्रभावित करते हैं। चारों के चारों जो है वो अधिगम को प्रभावित करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 15 आ गया है, और क्वेश्चन नंबर 15 में ज्यादा हो गया। देखिए ये आ गया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था में सामाजिक विकास की एक सामान्य विशेषता नहीं है? यानी कि किशोरावस्था में जो है वो नहीं है, कौन सी नहीं है? माता पिता के साथ सामंजस्यपूर्ण संबंध। तो देखिए किशोरावस्था में क्या है, ये तो सामंजस्यपूर्ण होता नहीं है, यानी कि जो व्यवहार है वो सामंजस्यपूर्ण नहीं होता। बाकी सामाजिक सम्मोहन होता है, पहचान की खोज होती है, वीर पूजा होती है। तो इसमें क्या है आपका, ये पहला का पहला आपका सही हो जाएगा, क्योंकि जो है माता पिता के साथ संबंध जो है वो सामंजस्यपूर्ण इसमें नहीं होते। ठीक है, तो ये आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगर देखें तो 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरण कारकों के
अंतर्गत बच्चों के विकास को प्रभावित नहीं करता, यानी कि यहाँ पर बात है ये पर्यावरणीय कारक। तो पोषण, गर्भावस्था के दौरान मां का मानसिक स्वास्थ्य, दुर्घटनाएं, अंतःस्रावी ग्रंथियां। तो देखिए यहाँ पर पूछा पर्यावरणीय कारण, तो ये जो है बाकी पर्यावरणीय है, लेकिन जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये क्या है, ये जो शारीरिक कारण है। तो ये जो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये विकास को प्रभावित नहीं करता, पर्यावरण कारक नहीं है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए 18 नंबर, सॉरी बीच में एक आ गया। उपयोग का नियम, उपयोग का नियम एवं अनुपयोग का नियम थॉर्नडाइक के अधिगम सिद्धांत के अनुसार किस सीखने का से संबंधित है? देखिए उपयोग का नियम है वो तत्परता, अभ्यास, प्रभाव या बहुप्रतिक्रिया नियम जो है ये प्रभाव के नियम से संबंधित हो जाएगा, यानी कि कोई चीज कितनी प्रभावित करती है, कितना हमारे काम आती है, उस आधार पर। ठीक है, और इसके बाद में जो है अगला प्रश्न देखें 18 नंबर वाला। 18 नंबर में अगर देखें तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास के मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से संबंधित नहीं है? तो मूर्त संक्रिय उत्क्रमणीयता होती है, क्रमबद्धता, जीववाद, संरक्षण। तो ये जीववाद वाला जो है ये संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा आपका जीववाद। ठीक है, ये प्रश्न भी हमने जो है किया था, उसके अंदर ये चीजें आई थी, इन चीजों को हमने पलटावी गुण और क्रमबद्धता, संरक्षण, इन चीजों को हमने डिस्कस किया था, उसमें जो है जीववाद की बात कहीं नहीं आई थी। ठीक है, अगर आपने हमारे जो चैनल के ऊपर जो डाला था हमने वीडियो, वो अगर अच्छे से देखा है तो उसमें सारी चीजें जो है ये क्लियर थी। ठीक है, ये प्रश्न डायरेक्ट वहां से आया, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है अधिगम निर्योग्य बच्चों के लिए कौन सा शिक्षण सूत्र लाभप्रद नहीं है? अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों के लिए सरल से जटिल, अमूर्त से मूर्त, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष और ज्ञात से अज्ञात। ठीक है, तो देखिए जो अधिगम निर्योग्य बालक हैं उनके लिए कौन सा जो है लाभप्रद नहीं है? तो क्या होता है कि मूर्त से अमूर्त की ओर जाते हैं, अमूर्त से मूर्त की ओर नहीं जाते। राइट आंसर आपका 2 वाला हो जाएगा, क्योंकि पहले हम जब सीखते हैं तो उसके अंदर जो है पहले मूर्त चीजें करते हैं, उसके बाद अमूर्त होते हैं, जबकि यहां पर ये है अमूर्त से मूर्त वाला। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अमूर्त से मूर्त की ओर। ठीक है, अगला देखिए कोलबर्ग नैतिक विकास। जैसा कि हमने कोलबर्ग के वाले सिद्धांत के बारे में जब करवाया था, कहा था कि इससे 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए एक क्वेश्चन और आ गया है। कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कौन सी अवस्थाएं पारंपरिक नैतिकता के स्तर से संबंधित नहीं है? व्यक्तिवाद एवं विनिमय, अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो इसमें जो है वो आपके ऑप्शन में व्यक्तिवाद एवं विनिमय, इनमें से कौन कौन से नहीं है? तो इसमें से नैतिकता से संबंधित नहीं है, तो आपका इसमें जो है वो ऑप्शन सी और डी, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंधन और व्यक्तिगत अधिकार वाला, यानी कि ऑप्शन 4 आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला देखिए अगला है निम्नलिखित में से कौन सा नियम आनुवंशिकता से संबंधित नहीं है? आनुवंशिकता से समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रतिगमन का नियम, प्रगति का नियम। देखिए ये 3 नियम होते हैं, जबकि ये नियम नहीं होता। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमने विकास के सिद्धांत किए थे उसके अंदर अगर आपने किए हैं तो आपको ध्यान आ गया होगा। ठीक है, अगला देखिए निम्न में से कौन सा कारक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करता? शिक्षक का शारीरिक रूप, मानसिक स्वास्थ्य, विषय वस्तु का ज्ञान संप्रेषण। 3 चीजें ऐसी हैं जो शिक्षक की हैं वो शिक्षण को प्रभावित करती है, लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है शारीरिक रूप जो है वो इनमें जो है सबसे प्रायोरिटी वाला उत्तर है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि शिक्षक का शारीरिक रूप जो है वो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता। हालांकि शिक्षक की जो वेशभूषा है या उसका रहन सहन है वो काफी प्रभावित करता है, लेकिन इन तीनों चारों में से माने तो प्रथम जो है वो सबसे इंपोर्टेंट जो है सबसे प्रायर होता है। पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था क्या है? नैतिक यथार्थवाद, बाधित नैतिकवाद, प्रायत नैतिकवाद और स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत जो है पियाजे ने दिया है उसमें क्या है, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक बाधिक नैतिक और प्रायतन नैतिकता या स्वायत्त नैतिकता की अवस्था। तो ऐसे में जो है वो राइट आंसर कौन सा होना चाहिए इसमें? पियाजे का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसमें थोड़ा सा इसको डिटेल में देखना पड़ेगा, मुझे कुछ खुद भी ध्यान नहीं आ रहा इसमें कौन सी अवस्था है। चलिए मैं इसमें जो कमेंट के माध्यम से पिन कर दूंगा इसका जो राइट है 23 क्वेश्चन का, थोड़ा सा कंफर्म करके। ठीक है, चलिए अगला जो है प्रश्न है वो आपका ये था आपका अगला प्रश्न है
व्यक्ति की भिन्नताओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कोई भी दो व्यक्ति बिल्कुल एक समान नहीं होते, बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति की भिन्नताएं विशेषताओं के संबंध में विचलन है। व्यक्ति की भिन्नताएं अपनी समग्रता में व्यक्तियों को अलग अलग करती हैं और व्यक्ति की भिन्नताएं केवल आनुवंशिकता के परिणाम होती है। राइट आंसर चौथा हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति की भिन्नताएं जो केवल आनुवंशिकता पर आधारित नहीं होती, बल्कि इसके साथ जो है वातावरण का भी एक रोल होता है, वातावरण भी वो प्रभावित करता है। ठीक है, अगला देखिए 25वां है, अवधान एवं चिंतन जैसी मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखना कहलाता है। अवधान और चिंतन, अनुकरणात्मक सीखना, गामक सीखना, संज्ञानात्मक और भावात्मक। देखिए अवधान और चिंतन दो शब्द हैं, वो संज्ञान से संबंधित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक सीखना, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें 26 नंबर, तो इसमें क्या, निम्न में से कौन सा प्रभावी अधिगम का एक सिद्धांत नहीं है? प्रभावी अधिगम का सिद्धांत नहीं है, यानी अभिप्रेरणा, इससे क्या होता है, इससे भी अधिगम होता है। व्यक्तिगत पहुंच भी जरूरी है, प्रतिपुष्टि भी जरूरी है, लेकिन निष्क्रिय उपस्थिति, अगर आप उपस्थिति है लेकिन वो निष्क्रिय है तो फिर अधिगम नहीं होता, तो ये आपका जो है वो सिद्धांत नहीं है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में अगर देखें क्वेश्चन नंबर 27 अगर देखें तो देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन करवाया था, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन वाले जो वीडियो करवाया था उसमें आया है। बिल्कुल ये चीजें हमने डिस्कस करी थी कि लगातार परीक्षाएं लेना, सही अर्थ सही क्या है, लगातार परीक्षाएं लेना, उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षाएं लेना, और शैक्षिक तथा सहशैक्षिक दोनों पक्षों का मूल्यांकन करना केवल शैक्षिक उपलब्धि में अपना। तो देखिए ये गलत है और ये गलत है, बी और सी जहां होगा, बी और सी ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है गलत क्या है, अर्थ में क्या है, ये दोनों चीजें जो है वो नहीं है। सॉरी, इसमें पूछा है कि सही सतत व्यापक मूल्यांकन का सही अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ क्या है कि एक तो आपको उपयुक्त अंतराल के बाद निरंतर परीक्षाएं लेना होता है, और शैक्षिक के साथ सहशैक्षिक विधियां, यानी कि बी और सी, जिसके अंदर वो आपका हो जाएगा बी और सी। ठीक है, बी और सी वाला, यानी कि ये जो दोनों चीजें हैं वो आपकी सही है। बिल्कुल पहले भी हम सही थे, थोड़ा सा समझने में गलती गड़बड़ होगी। ठीक है, चलिए, तो ये आपका 27 का हो जाएगा आपका बी और सी दोनों। ठीक है, और इसके बाद आपके क्वेश्चन रहते हैं 3, ये देखिए, और ये क्वेश्चन आपका 28 नंबर, ये क्वेश्चन हूबहू हमने करवाया था, हूबहू एज इट इज क्वेश्चन करवाया था, विदाउट ऑप्शन चेंजिंग, विदाउट ऑप्शन नंबरिंग, ये एज इट इज हमने करवाया था। ये आया कि अधिगम कठिनाई जो बच्चे के वर्णों और शब्दों के अंतर करने में समस्या उत्पन्न करती है, डिस्प्लास्टिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, तो ये डिसलेक्सिया बीमारी है, ये जो है पठन और जो वर्णों की पहचान से संबंधित है, राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला स्टर्नबर्ग के त्रितंत्रीय सिद्धांत में बुद्धि की किन पहलुओं पर बल दिया गया? घटकीय, अनुभवजन्य, संक्रियात्मक, संदर्भात्मक। तो इसमें जो है आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें जो स्टर्नबर्ग ने जो कहा है उसमें आपका ये संक्रियात्मक को छोड़ करके, यानी कि ए, बी और डी, ए बी डी है क्या कहीं, ए बी डी, ये राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर। ये लास्ट क्वेश्चन है पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत, ये पावलोव का सिद्धांत हमने किया था, और इसमें क्या है, पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक एवं कृत्रिम उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन को कौन सा कारक धनात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता? ठीक है, तो इसमें क्या है, उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का उपयुक्त समय, उद्दीपकों की पुनरावृत्ति, नियंत्रित व्यापक, प्रेरक की कमी। तो इसमें जो है प्रेरक की कमी वाला जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आपके जितने जो आपके क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन एचटेट के, और इसमें से उम्मीद करते हैं कि आपके लगभग जो है वो 28 जो है क्वेश्चन तो मिनिमम होने चाहिए, क्योंकि ये ज्यादा कोई लंबा चौड़ा टफ वाला पेपर नहीं था, और इसके अंदर जो 28 क्वेश्चन जो आपके इतने तो होने चाहिए, इतने तो आपके बनने चाहिए, क्योंकि ये जो जरूरी एक आंकड़ा है। ठीक है, तो ये हमने प्रयास किया था, और प्रयास किया था उसमें लगभग 15 वीडियो डाली थी, और उसमें जो है लगभग आपका 15 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है वो यहाँ से मिल रहे हैं, यानी कि लगभग थोड़ा बहुत बदले रूप मिल रहे, और कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो एज इट इज रूप में आए हुए हैं। तो इसी प्रकार जो है आप हमसे जुड़े रहिए, बाकी पेपर का जो है उनका भी हम लेके आएंगे। समय का थोड़ा सा अभाव था, इस वजह से थोड़ी व्यस्तता के कारण जो समय नहीं निकाल पाए, काफी लेट हो गए, फिर भी आप लोगों का सहयोग है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिए। समर्पण एजुकेशन ने जो प्रयास किया था वो प्रयास जो काफी हद तक सफल हुआ है, और आगे से हम जो है एसएससी जीडी के लिए जो है वो कल से या परसों से जो है नया बैच शुरू कर रहे हैं, एसएससी जीडी, और बाकी जो टीचिंग की जो डीएसएसबी वगैरह है उनके लिए रेगुलर क्लासें जो है वो अब जीके वगैरह की, अब साइको को छोड़कर बाकी जो क्लासें जीके है, दूसरी चीजें हैं, साइंस है, और उनकी क्लासें हम शुरू करने जा रहे हैं। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।